नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक हरफन मौला व्यक्तित्व से। ये व्यक्तित्व का नाम है अशोक मेहता। अशोक मेहता जी इंजीनियर हैं, आर्किटेक्ट हैं, एक्टर हैं, फिल्मकार हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं, पर्यावरणविद हैं और समाज सेवी भी हैं। तो आइए मिलते हैं ऐसे ही शख्स अशोक मेहता जी से। मेहता साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो मेहता साहब, इतनी सारी फील्ड में किस तरह कैसे क्या मैनेज करते हैं? क्या शुरुआत हुई, कैसा क्या बचपन गुजरा आपका? ऐसा है कि कुछ चीज़ें जो होती है भगवान भरोसे होती है, उसके लिए कहीं सीखने जाने की ज़रूरत नहीं होती, गॉड गिफ्ट होती है। अच्छा। मैं वैसे बहुत मेरे फादर सर्विस में थे, हम 5 भाई बहन थे जी। किराए के मकान में हम रहते थे जी। वहाँ से हमारा करियर शुरू हुआ। और जब मैं छोटा था, करीब 7-8 साल का हूँगा, तब मैंने सड़क पे लाठी पाना भी लगाया हुआ है। अच्छा। और उसके बाद मैंने 35वें महीने में नौकरी भी करी हुई है। पर क्या पता, मेरे में एक कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत था कि मैं कुछ करूँगा, मैं बनूँगा। इंदौर में उस ज़माने में 75 में मैं 19 साल की उम्र में इंजीनियर बन गया था। अच्छा। तो उस टाइम क्या होता था, जो इंजीनियर अच्छे पास होते थे उनको घर बैठे बुलाते थे। तो जब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नहीं थी, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट नाम था आइडिया का। अच्छा। तो वहाँ बुलाया, हमारे सब दोस्त गए। मेरे दोस्त ने फोर्स करा, तू भी चल। ठीक है, मुझे नौकरी तो करना नहीं थी। जब वहाँ गए तो जो वो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने एक बात पूछी कि आप क्या करते हो? तो मैंने बोला, सर मैं प्राइवेट कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। तो मैं बच्चा दिखता था ना, उन्होंने बड़े मजाक किया मेरा और बोला कि कंसल्टेंसी की स्पेलिंग मालूम है? मैंने बोला, सर वो तो नहीं मालूम है, लेकिन मुझे नौकरी करना नहीं है। बोले, फिर यहाँ क्यों आए? मैंने बोला, सर मैं इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ बैठ के ये सीख लूँ कि इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं। अच्छा। और मैं चला। तो सर वो एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना आदमी का जी, वो आदमी को आदमी बनाता है। अच्छा। आप सोचते रहो, लगे रहो, आपकी पकड़ होते जाएगी और आपको भगवान चाहेगा तो तरक्की और वो मिलती जाएगी। तो ये जो इंजीनियरिंग की किस फील्ड में किया था आपने, क्या किया? सर मैंने पहले डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया था और उस टाइम इंजीनियर को सब सिखाते थे। वर्कशॉप में आपको सरिया देते थे कि इसकी नट बोल्ट बनाओ, ये सब वेल्डिंग सब काम सिखाते थे। मेरे को बेसिकली इंजीनियरिंग में मज़ा आता है ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर में। अच्छा। मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि बिल्डिंग ने बोलना चाहिए मैं क्या हूँ। शिमला में आप रह रहे हो ना, तो आप लकड़ी के मकान में सुखी रहोगे। राजस्थान में हो तो पत्थर के मकान में सुखी होगे। अपने यहाँ लोग ग्रेनाइट और ये लगाते हैं और उसमें रहते हैं, सबके घुटने दर्द और सर्दी जुकाम के बीमार मिलेंगे आपको। अच्छा। जितने आप फॉरेन मटेरियल वापर के घर में रहेंगे, लग्जरी दिखाने की कोशिश करेंगे, आप 100% बीमार रहेंगे। डार्क फर्नीचर और डार्क कलर का आपने ज़्यादा वापरा, बड़े बड़े भव्य आपने वो लगा दिए डेकोरेशन, तो आप जो है थोड़े से माइंड से अपसेट दिखेंगे। ऐसे क्यों? क्योंकि वो आपको साइकोलॉजी करती है ना। आप देखे प्रकृति में जाते हो, वहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन हरियाली और ये सब चीज़ आपको फैसिनेट करती है ना, आप प्रसन्न होते हो। अभी आपके आसपास यदि सब काला कलर और डार्क है तो आप माइंड से आप संतुलित रहेंगे ही नहीं, आप तनाव वाले रहेंगे, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाएंगे। सर जी मेरा क्या मानना है, इंटीरियर डेकोरेशन में लोग क्या कहते हैं, एक तो जैसे लाइट, कलर और सेटअप, लेकिन चौथी चीज़ होती है टेम्परेचर। अच्छा। आपके रूम का टेम्परेचर आप इस कदर मेंटेन करो कि आपकी बॉडी की कैलोरी कंज्यूम ही नहीं होगी, तो आप घंटों काम करने के बाद भी फ्रेश उठोगे। आप कई ऑफिस में देखना, सबसे ज़्यादा तकलीफ आती है कि वहाँ पे टेम्परेचर बैलेंस नहीं होगा, तो उस ऑफिस में जो बैठता है वो कभी या तो अनहैप्पी होगा, और टेम्परेचर उसकी बॉडी को मेंटेन है तो बहुत खुश होगा। लग्जरिटी की ज़रूरत नहीं है, इन्वायरमेंट की ज़रूरत है। मतलब ये जो आपका आर्किटेक्ट वाला मन है या आर्किटेक्ट की जो समझ है, उसके आधार पे आप ये कह रहे हैं कि हम जहाँ जिस लोकेशन में रहते हैं उसके आसपास जो चीज़ें हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जी, इकोलॉजी भी यही कहती है। जी, इकोलॉजी भी यही कहती है कि स्थानीय मटेरियल से आप उन्हें वापरना चाहिए। तो और यही चीज़ आपके खाने पे भी होती है। जी, जो आपका फल आता है सीजनल, आप वो खाइए, आप स्वस्थ रहेंगे। जी, तो चूंकि अभी बात चल रही है भवन की, मकानों की, बिल्डिंग्स की, तो ये बताएं कि जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंदौर में, और
इंदौर और इंदौर के आसपास के इलाकों में अगर कोई अपना मकान बनाना चाहता है, जो कि एक ख्वाब भी होता है कई लोगों का अपना खुद का मकान होना, तो किस तरह की क्या सामग्री का इस्तेमाल करें? क्योंकि अब आपने मार्बल और ग्रेनाइट के लिए तो थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नहीं, मैंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, वो मैक्सिमम यूज और वो करने से भव्यता के हिसाब से मैंने प्रश्न चिन्ह लगाया। जी देखिए सर, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, जी हवा, पानी, आकाश, मिट्टी। जी आप नंगे पैर घूमने की क्यों एडवाइस देते हैं? आपको जमीन से अर्थिंग मिलता है, जी आपकी बॉडी अर्थिंग मिलने से रिचार्जिंग होती है, जी आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी अब आप जमीन पे पाँव ही नहीं रखेंगे, पृथ्वी पे जाएंगे ही नहीं, तो क्या करेंगे आप अस्वस्थ रहेंगे। ऐसा था। दूसरी बात यह है कि मैंने करीब हिंदुस्तान में 70-80 मंदिर डिजाइन किए होंगे। आप इंदौर में कुमाष्टा नगर शिव मंदिर, मेरा जिसको बोलते पेंटर का नूर होता है ना, वो मेरे डिजाइन का नूर है। अच्छा। आप सूर्योदय सूर्यास्त पे जाइए, आपको वाइब्रेशन आना है। अब क्यों वाइब्रेशन आना है ये आपको मैं बताता हूँ। मेरे ख्याल से आज तक कोई इंजीनियर ने इस बात पे गौर नहीं किया, पर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने पर्यावरण और प्रकृति से बहुत जुड़ा हूँ। जी वहाँ क्यों वाइब्रेशन आते हैं? देखिए, सूर्य की किरण है, बीच में एक ग्लास है, यदि सूर्य की किरण आई तो ऐसे कैसे निकल जाएगा जी। लेकिन इस ग्लास को मैंने कॉन्वेक्स कर दिया तो जो सूर्य की किरण है नीचे आग लगा देगी, उसकी एनर्जी को बहुत तेज कर देगी। अच्छा। आपने देखा ना, अपन लेंस लगाते हैं नीचे आग लग जाती है। और यदि इसको कॉन्केव कर दिया मैंने तो वो आपकी जो किरण की एनर्जी है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाएगी। एनर्जी वही है, मीडिया वही है, फिर क्या कारण है कि ये सब लेवल डिस्टेंस हो गया? बिकॉज ऑफ द शेप। तो इसको बोलते हैं ज्यामिति की आकृतियां। तो आप जब भी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, आपको कोई भी चीज पूरे जीवन में किसी को भी अट्रैक्ट करती है तो आकृति अट्रैक्ट करती है। आप किसी बच्चे को देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, आपको एकदम प्रसन्न होता है कि वाह क्या है, और किसी को देखते हैं अरे घिनत। ऐसे ही आपको होता है, कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि आपको वो बिल्डिंग फैसिनेट कर रही है। तो हम जब ये मंदिर वगैरह डिजाइन करते हैं, भगवान की मूर्ति तो आपके मन के लिए एक आइडियल है। इसमें ऐसा नहीं है कि गणपति है तो ही काम होगा, या साईं बाबा है तो काम होगा, या पीर बाबा होंगे तो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो एक आइडियल नाम दिया हुआ है आपको कि भाई आप इनसे डरो। लेकिन वहाँ पे मंदिर में कोई चीज़ काम करती है, मेडिटेशन हॉल में कोई चीज़ काम करती है, तो वो आकृति काम करती है। तो जो मैंने आपको उदाहरण गुमाश्ता नगर का बनाया, यदि कोई भी आप जाके देखेंगे तो उसका जो बेस है हमने वो षटकोण बनाया है, उसके बाद हमने स्क्वायर लिया, फिर राउंड लिया, फिर पेंड लिए। उसमें आपको सब शेप मिलेंगे, और ये सब शेप का मतलब हर शेप हर एक को खुश नहीं रखता है। हर शेप की अलग अलग है, किसी को कौन सा पसंद आएगा, किसी को क्या। ये इसीलिए आर्ट, ताजमहल का आर्ट अलग है, मंदिर का आर्ट अलग है, साउथ का आर्ट अलग है। तो जो जिसको पसंद आता है वो उसको आकृति अच्छी लगती है। बात तो वहीं पर पहुंची कि ये जो हम इंदौर और इंदौर के आसपास कोई मकान बनाना चाह रहा है तो किस तरह के मटेरियल की बात? बराबर आपने प्रवीण जी सही कहा। देखिए, इंदौर और इंदौर के आसपास मध्य प्रदेश तक आप माने या अपने इधर माने, अपने यहाँ पे पश्चिम दक्षिणी हवा आती है। अच्छा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि आपके बेडरूम की खिड़की, कोशिश करें बेडरूम आपका पश्चिम या दक्षिण दिशा के बीच में कहीं हो। भले आप एक वहाँ छोटी सी भी खिड़की देंगे तो आपको बहुत हवा आएगी, और ताज़ी हवा आएगी तो आपकी ब्रेन में ठीक रहेगी। मतलब खिड़की किस तरफ रखें हम? पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण, क्योंकि ब्रेन का भोजन पानी और ऑक्सीजन है जी। तो वो ऑक्सीजन आपको बराबर जाना चाहिए जी। तो फ्रेश एयर रहेगी तो अच्छा रहेगा। दूसरी बात ये है कि आप कोशिश ये करें कि आपके मकान में हवा पानी, जिसको बोलते हैं ना धूप, ये बराबर आए जी। पहले के ज़माने में बहुत, आजकल तो ये मास्टर प्लान में क्या मना, इन लोगों के दिमाग क्या चला, जिसने भी करा छोटे छोटे प्लाट कर दिए, बेचारों को चौक ही नहीं है मकान में। पहले के ज़माने में मकान के बीच में चौक होता था, आसपास कमरे होते थे। उसका टेक्निकल कारण था कि पहले अपने यहाँ जॉइंट परिवार होते थे, तो कभी कभी भाई भाई आपस में चिड़ भी होती ना, लेकिन सुबह उठोगे तो एक दूसरे को देखोगे। और घर में जो प्रिपरेशन होता था खाने का, तो वो बीच में चौक में सनलाइट आती थी, सब वहाँ बैठ के उसको करते थे। तो जब भी अभी जो भी मकान बनाते हैं तो मेरी सलाह ये है कि आप हवा पानी का पूरा ख्याल रखें जी। मकान में लग्जरिटी और उसकी तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है, भव्यता दिखाने की ज़रूरत नहीं है, पैसा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मकान आपके व्यवहार, आपके प्यार से बनता है। कोई आता है, आप उसको प्यार से मिलते हैं, आप उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, वही सही रिसेप्शन है और वही बढ़िया मकान कहलाता है। तो ये जो अभी हमारे आधुनिक जो मकान बनते हैं, इनमें डक्ट छोड़ा ही जाता है बीच में लाइट आने के लिए? डक्ट छोड़ना ही चाहिए जी, डक्ट छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात और है
आपको छोटी छोटी बहुत सारी बात है। यदि आपका टॉयलेट ऐसी जगह है कि जहाँ जिसके दरवाजे से वेंटिलेशन कम होता है, तो आप जी। उसको नीचे से दरवाजे को आधा पौने इंच ऊपर कर दो, तो डक्ट में से भी हवा छोड़ने का मतलब है कि हवा का सर्कुलेशन बन जाए। ऐसा नहीं कि खाली डक्ट बना दिया है, उसको कहीं रास्ता नहीं है तो फिर वो भारी गैसेस वहीं डंप रहेगी, तो आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है जी। तो उसका सर्कुलेशन बनना दो आप। तो डक्ट छोड़ना अच्छी बात है। तो डक्ट में अगर ऊपर छत पर छोड़ा हुआ है तो क्या हवा बाहर नहीं जाएगी? आपने मेरा बाहर तो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर कैसे नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी वो बता रहा हूँ मैं, कि आपने उसको कवर कर दिया जी, तो भारी गैसेस तो नीचे ही रहेगी ना। जब तक फ्लो नहीं होगा कमरे में आना और कमरे से जाना। आपने ये वेंटिलेटर यहाँ पे दिए हुए ना, ये क्यों दिए? ताकि भारी गैसेस निकल जाए, फ्रेश एयर का सर्कुलेशन बना रहे जी। वेंटिलेटर देने का मतलब ही यही है। तो आप वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें, ठीक है, आपका हवा का ख्याल रखें, बिल्कुल, कलर कॉम्बिनेशन का ख्याल रखें, लाइट कलर रखें, ज़्यादा ये कोशिश रखें। सोफ़ा फर्नीचर में डार्क ज़्यादा नहीं वापरें, तो आप मन प्रसन्न रहेगा, अच्छा रहेगा। ये सब आपको असर करती है। दूसरी बात, टेम्परेचर का ध्यान रखें, कमरे में न तो ज़्यादा ठंड लगे न ज़्यादा गर्मी लगे, आप ऐसे तापमान। तो इसको अपने घरों में हम तापमान को कैसे नियंत्रित करेंगे? तापमान, वही मैं बता रहा हूँ, तापमान नियंत्रित करने के मैंने आपको बताया कि आपने जैसे आपका मान लो 10 बाई 20 का कमरा है जी, 10 बाई 20 का कमरा है, आपकी 10-11 फीट हाइट है, तो आपको वॉल्यूम मालूम पड़ गया। अब आपकी हवा का डायरेक्शन कौन सा है, मान लो पश्चिम दिशा का नहीं है, पूरब का है, तो आपका कमरा भारी पड़ा रहेगा। तो उसमें ये कोशिश करें कि आप उसमें मैक्सिमम वेंटिलेटर डालें, तो आपका वो टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अब जैसे मेरा जो घर है 20 बाय 10 तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी जगह आजकल तो वही हो गया। 10 बाय 10 मान सकते हैं कि एक मीडियम क्लास के घरों में 10 बाय 10 का बेडरूम काफ़ी मान लेते हैं। और मान लीजिए कि आप जैसे दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे थे, किसी का पूर्व मुखी घर है और साइड में अगर उत्तर दिशा है, तो फिर वो दोनों दिशाएं तो उसको कुछ ना करे, वो पूरे मकान का वेंटिलेशन का ध्यान रखे, हर दिशा से वेंटिलेशन का कनेक्शन हो जाएगा चारों तरफ, तो उसका पूरा मेंटेन रहेगा। क्योंकि ये तो तय है कि हर एक को पश्चिम दीवार नहीं मिल सकती है, लेकिन पूरे मकान का वेंटिलेशन यदि वो एक उसमें कर लेंगे रूटीन में, तो उसको मेंटेन हो जाएगा। तो एज ए आर्किटेक्ट आपने ये जो दो बातें बताई है, और बात कर रहे थे फर्श की, अर्थिंग की, तो ये जो आजकल टाइल्स हैं या जो जिस तरह की विट्रीफाइड वो जो आ गई हैं, इन सब से अर्थिंग नहीं मिल पाता है? हाँ, इनसे नहीं मिलता है, ये बहुत माइक्रो उसमें चले जाते हैं, क्योंकि उसके नीचे छत भर देते हैं, ये करते हैं। आपको अब जरूरी नहीं कि आप दिन भर पैदल घूमो, नंगे पैर घूमो, जहाँ मौका मिले आप नंगे पैर ज़्यादा रहो, ये ध्यान रखें। बगीचे में जाते हैं, लॉन में घूमो, घर के आगे घूमो, कभी सड़क पे भी आप चलो, जहाँ कच्ची मिट्टी दिखती है तो वहाँ आप नंगे पैर चलने की कोशिश करो, आपको अच्छा रहेगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके बनाए हुए कुछ डिजाइन जो है वो विदेशी प्रकाशकों ने अपनी महत्वपूर्ण किताबों में भी प्रकाशित जी, हमारे यहाँ की ये एक इंडियन आर्किटेक्चर बिल्डर डायरेक्टरी होती है, इसमें वर्ल्ड के सभी सिलेक्टेड प्रोजेक्ट जो होते हैं वो प्रिंट होते हैं। एक प्रोजेक्ट मैं आपको बताता हूँ, इंदौर में ही लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन केंद्र है, सोलचिंडा में बना हुआ है, और वहाँ जो बना हुआ है वो सबसे कम बजट में बना हुआ है। ईंट, इसमें कॉलम का काम नहीं है, खाली नीचे पाइल फाउंडेशन है, उस पर ईंट की दीवार है, उसके ऊपर छत भर के बनाया हुआ है। इस प्रोजेक्ट की खासियत ये है कि इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति आप यदि देख रहे हैं, हमने सेंटर में रखी, और जितनी भी एक्टिविटी के रूम है वो सराउंडिंग कर रहे हैं। अच्छा। तो इसको हमने सोलर बेस नाम दिया है। अच्छा। कि सूर्य के आसपास सब अपना घूमते हैं। तो यदि ये मेंटेन करते हो तो, और जैसे ही आप एंट्री लेते हो सामने लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति दिखती है। मूर्ति दिखने का मतलब है कि आप कैसे भी माइंड से जा रहे हो, लेकिन आपको नेशनल इंटीग्रिटी आ जाएगा, क्योंकि आप लाल बहादुर शास्त्री के रिस्पेक्ट में जा रहे हो जी। तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट है, इसको करने से ये प्रोजेक्ट में जो भी जाएगा उसको अपने आप माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। ये कौन सी किताब है, जरा देख सकते हैं? इंडियन आर्किटेक्चर बिल्डर्स है, 1991 में प्रिंट हुई, ये वहाँ पब्लिश हुआ है जी। और ये कुछ मोटी डिक्शनरी टाइप की जो आप ये लेकर आए हैं, इसमें भी वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट होते हैं। अच्छा, और मतलब दुनिया के जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट हैं उनमें भी आपके प्रोजेक्ट शामिल? जी सर जी।
और बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पे है। अच्छा। ये रिनोवेशन ऑफ हाउस, ये 30 बाय 50 का मकान था। अच्छा। इसको हमने रिन्यू किया। रिनोवेशन में हम कभी भी लग्जरिटी और भव्यता के ऊपर नहीं खर्चा करते हैं। अच्छा। कि बाहर बड़ा बड़ा खर्चा कर दिया, वो नहीं करते हैं। सिंप्लिसिटी रखो, जमीन मकान खुद बोलता है मैं क्या हूँ, उसकी आकृति खुद बोलती है। ये उस जमाने में बच्चों के रूम वगैरह का मल्टी बेड वगैरह। ये कितने साल पुराना है ये जो पब्लिकेशन है? 94। अच्छा। ये देखिए, अब हमने ये जो विंडो का दिया है तो इससे परफेक्ट सनलाइट आ रही है, चारों तरफ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये जो शेप दे दिया है इससे एकदम गेटअप आ गया। आप देखिए इसमें कमरे में कुछ भी नहीं, सिंपल प्लास्टर कलर है, लेकिन इसमें अपने आप गेटअप आ गया। ये जो हमने डिजाइनिंग दिया, ये छत के ऊपर लॉन दी थी 34 साल पहले लगभग। जी जी। तो इस टाइप के हमारे और भी प्रोजेक्ट रहे जी। और एक और हमारा सबसे फैंटास्टिक प्रोजेक्ट ये रहा, पूरे हिंदुस्तान नहीं वर्ल्ड में, मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में ये है। हमने आपने राणकपुर टेम्पल देखा होगा, उसमें ये डिजाइनिंग होती थी। अच्छा। अभी तक ये जैन मंदिर। जी हाँ, अभी तक ये आर्ट मार्बल में होता है या लकड़ी में होता है। जी। फर्स्ट टाइम हमने इसको सीमेंट में बनवाया है। और सबसे खास बात यह है कि ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाया है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रूम की हाइट 9.5 फीट होती है, उसमें हमने बनाया है। जब अपन यहाँ बैठ बनाने के बाद अपन बैठ के देखते हैं तो ये आर्ट ये बोलता है कि इसकी डेप्थ 2 फीट लगेगी आपको, जबकि वो है नहीं। तो ये हमने ऐसा फर्स्ट टाइम करा और मुझे गर्व है कि मैं इसको कर पाया। और इसके साथ हमने ऐसा सेम करा था, जो ऊपर छत पे डिजाइन है वही नीचे कारपेट पे है। तो अच्छा लगता है सर ऐसा कुछ करना, डिजाइनर बनाना। हाँ, बनाना करना ये अच्छा लगता है, कुछ मन नया को करना अच्छा तसल्ली लगता है देती है, कुछ अपन नया करते हैं। जी जी। और मध्य प्रदेश का पहला अम्यूजमेंट पार्क भी शायद आप ही का है। जी हाँ, हमने 1905 में इंट्रोड्यूस किया था। दैट वाज द फर्स्ट अम्यूजमेंट पार्क। तब इतना वो नहीं था। और सबसे खास बात सर जी ये कि मुझे ये गॉड गिफ्ट मिली कि मैंने अम्यूजमेंट पार्क के सब राइड खुद बनाए। अच्छा। ट्रेन, रटोरा, पायलट शिप, पेडल बोर्ड, वाटर स्लाइड, साइंस सेंटर, म्यूजिकल फाउंटेन। मतलब जो भी उपलब्ध संसाधन है उससे उसी में हमें अपना उसी में करना है। चाहिए। और कहते हैं कि भारतवासी इसमें बहुत निपुण भी है। जुगाड़, नहीं सर, बहुत जुगाड़ बहुत जो शब्द है। बहुत सर बहुत जुगाड़ है सर। जैसे ये पायलट शिप है मान लो, है ना, हमने पायलट शिप बनाया। हमने क्या करा, वो एक मोटर पे टायर लगाया जी, है ना। अब मोटर पे करंट देते हैं वो टायर चलता है। यहाँ नीचे एक चेकर प्लेट लगे, वो टायर इस पे जब टकराता है तो ये ऐसे जाएगा। फिर हम बंद कर देते मोटर, ये फिर इधर आता है। नहीं, ये आपका पायलट शिप बन गया। एक टायर से चल रहा है, मेटाडोर के टायर से चल रहा है। अब यूं इसकी कास्ट देखोगे तो लाखों रुपए है, पर बनाने जाओगे तो कास्ट हजारों रुपए है। तो ये थोड़ा सा जुगाड़पन कर लो जी, तो ये सब हो जाता है जी। और ये जुगाड़ हमने करा। तो हमने पेडल बोट अपनी बनाई, वाटर स्लाइड अपनी बनाई, टोरा टोरा, डगो राउंड, सभी राइड, इवन साइकिल। हमने फनी साइकिल भी बनाई। अच्छा। ऐसे अपन हैंडल मोड़ेंगे तो पर जाएंगे इधर, अच्छा, उल्टी चलेगी। उल्टी चलेगी। ये फन है ना। हमने एक सस्पेंडेड ब्रिज बनाया, अब तो बहुत हो गए उस टाइम, कि बच्चा यदि उस ब्रिज पे से निकलता है ना, वो रस्सियों पे हमने बांस बांध के करे थे, तो वो जब चलता है तो हिलता है, तो उसका डर जो है। लेकिन हमारा यह था कि एक बार बच्चा यदि निकल जाएगा तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा, आई डिड इट। ये कितने साल पहले ये सब चीजें की आपने? मैंने 94 में बनाना शुरू किया था, 95 में हमने लॉन्च कर दिया था। अच्छा, ये तो बात हुई इंजीनियरिंग की, आर्किटेक्ट की, डिजाइनों की, जुगाड़ की। इसके साथ आपने फिल्म और सीरियल की तरफ भी आपका ध्यान रहा है। जी सर, मुझे हमने लगता है आपने बनाए एक्टिंग भी की थे हुई है। सीरियल, हमने एक्टिंग भी करी थी, मौका मिल गया तो सब। जी। देखो हर यंगस्टर को शौक बोलो, जी। लेकिन है सबको शौक, तो हमको भी शौक था और मौका लगे। पहले तो हमको जब हम 75 के अराउंड की बात होगी, हम किसी से कम नहीं पिक्चर के लिए, वो जूनियर आर्टिस्ट के लिए कॉल था। अच्छा। तो यहाँ से बॉम्बे जाना है, वहाँ से वो लेटर आ गया कि आप यहाँ जाएंगे, ये मिलेंगे और 25 रुपये पर डे आपको मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। 4 दिन का शेड्यूल था। पर सर जी उस टाइम मेरे पास बॉम्बे जाने के पैसे नहीं थे। अच्छा। तो मेरे मन की रह गई। पर जब हमने थोड़ा सा अपना इस्टेब्लिशमेंट जम गया, फिर हमने मददगार सीरियल भी बनाए थे और जहाँ मौका लगा हमने एक्टिंग भी करी। इंदौर के काफ़ी हमने बच्चों को आगे लाए हैं। अच्छा। सर जी मैंने पलक मुछाल तो आज
इंदौर की शान, वर्ल्ड की शान बन गई है जी। सर। 1997 में मैंने रजा मुराद से फर्स्ट टाइम उसको अवार्ड दिलाया था। अच्छा। ऐसी एक पुलकित जैन बच्चा है, हम्म वो सिंगिंग करके 1340 बच्चों को वो पढ़ा चुका है। हम्म तो ऐसे जो आर्टिस्ट आते हैं ना, हमने उनको बहुत सपोर्ट करते थे। और इंदौर में पहला डिस्को मैं ही लाया था। अच्छा। तब था नहीं कुछ भी, तो बेचारे ये जो गाने बजाने वाले, इनकी कदर नहीं थी। तो हमने वो डिस्को रखा, स्टेडियम रखा, इनके परफॉर्मेंस होते तो इनकी कदर होना शुरू हुई। और आज सबसे ज़्यादा कदर इन लोगों की है, अच्छा पैसा कमा लेते हैं। उस टाइम कुछ नहीं था। तो जब बच्चों को हमने संडे के पास दे रखे थे ना, तो ऐसे बहुत सारे डांस बच्चे ही आए, प्रमोट हुए। सर ये बड़े आत्मा का सुकून है। देखिए पैसा अपन कमा लेते हैं, ठीक है, पहले भी कुछ नहीं था, अभी भी है, लेकिन ये अब कहीं जाता हूँ तो वो कोई बच्चा मिलता है, अंकल आपके साथ मेरा फोटो है। सर इससे बढ़ के कोई अवार्ड नहीं सर। तो एक सफल व्यवसायी के रूप में स्थापित होने के बाद, एक सफल व्यक्तित्व बनने के बाद, आप पर्यावरण की तरफ भी मुड़े हैं, समाज सेवा की तरफ भी मुड़े हैं। और हम देखते हैं कि रोज सुबह व्हाट्सएप पर किसी न किसी ग्रुप पे होता हुआ अशोक मेहता का एक संदेश सुबह सुबह आ जाता है। जी तो सर, किस जी। तरह ये प्रेरणा मिली सर, आपको, ये पर्यावरण में किस तरह का क्या काम कर रहे हैं? सर मैंने अब आजकल अभी जैसे जैसे बोलते हैं ना कि आदमी नए नए तजुर्बे काम करते जाता है। जब जुनून था, कॉन्ट्रैक्टरशिप करी, बिल्डरशिप करी, इंजीनियरिंगशिप करी, फिल्में बनाई, शौक बनाया। सर अब थोड़ा सा लाइफ में सेटलमेंट और उसमें आ गए। तो कैसे आए, तो 2 दिन होते हैं राष्ट्रीय पर्व के हिंदुस्तान में, 15 अगस्त और 26 जनवरी जी। तो सर हमारे यहाँ पार्क में, रिसोर्ट में हमने एक नियम बना रखा कि ये 2 दिन आसपास गांव के सैकड़ों बच्चे आते हैं, हमें भी पता नहीं, किसी का कोई इनविटेशन, सब बच्चे आएंगे, वो आएंगे, वहाँ पे उनके लिए खुला रहेगा, फ्लैग होस्टिंग करते हैं, कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, और ऐसा हम उनके साथ रियल नेशनल फेस्टिवल मनाते हैं। जी। बड़ा सुकून आता है। पर्यावरण के क्षेत्र में भी आप कुछ भूमिका निभा रहे हैं? सर पर्यावरण के लिए बहुत आवश्यक है सर। जी। पर्यावरण में सर ऐसा है कि 2 तरह के पर्यावरण होते हैं। एक तो प्रकृति प्रदत्त होता है, जिसमें हवा पानी वगैरह सब साफ सुथरी होना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। दूसरा होता है पर्यावरण सराउंडिंग, आसपास माहौल। मैं अपने स्वभाव और अपने कार्य से कैसा माहौल बना रहा हूँ। जी। यदि दोनों पर्यावरण में पॉल्यूशन है तो मैं कभी स्वस्थ नहीं रहूँगा। मैं अच्छा खाना मिल गया मेरे को, लेकिन मेरा व्यवहार गलत है, तो मेरे पास आएगा कौन, करूँगा क्या मैं? न पैसे का करूँगा, न खाने का करूँगा, न समृद्धि का करूँगा। जीवन के लिए आपको सब, समाज जरूरी है, सब जरूरी है, तो आपको अच्छा पर्यावरण बनाना चाहिए। मतलब जंगल होना भी आवश्यक है, बहुत आवश्यक हमारे है, वन्य प्राणी भी नितांत आवश्यक है, नितांत आवश्यक जी। है। अभी के आपने 51 लाख पौधे लगाए मध्य प्रदेश में, 5.5 करोड़ लगाए, इंदौर में 51 लाख लगाए। तो जिस जगह पे लगाए हैं वो पौधे यदि पनप जाते हैं तो उन जगहों को नेचर रिजर्व कर दे। देयर इज नो डेवलपमेंट, कोई सड़क नहीं चाहिए वहाँ, कोई बस्ती नहीं चाहिए, कोई अतिक्रमण नहीं चाहिए, उसको नेचर रिजर्व रखे तो ही आपका प्रकृति का संतुलन बना रहेगा। और ये अननेसेसरी खदानें खोद रहे हैं ना, ये भी मैं आपको एक, अपना समय तो होता जा रहा है, लेकिन जैसे अभी क्या करते हैं, ये रोड है, इसके ऊपर नया रोड इतनी हाइट पे बना दिया है, क्यों? बोले इसमें पानी नहीं आएगा। अरे भाई तूने इस हाइट पे रोड बना दिया, यहाँ जो मकान बनाएगा वो इससे भी ऊपर बनाएगा। पूरे इंदौर में कितना भराव अननेसेसरी लगा, ये खदान से आपने खोदी है, वो मैन मेड नहीं है, प्रकृति प्रदत्त है। आपने नेचर को डिस्टर्ब कर दिया, पैसे का लॉस हो गया वो तो चल जाएगा, लेकिन प्रकृति का लॉस क्या करोगे? तो बहुत सारी चीज़ों में आवश्यक ये है कि आप दूरदृष्टि रखें, सफल टेक्नोलॉजी रखें और इकोलॉजी का ख्याल रखें। जी, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना बिल्कुल जरूरी है। आप जो बता रहे थे कि पर्यावरण तो ठीक है, प्रकृति प्रदत्त है ही, जो हम अपने आप अपने व्यवहार और अपने कार्य से बनाते हैं। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारा व्यवहार या किसी हमारे मित्र का व्यवहार, हमारे परिवार में किसी का व्यवहार इस तरह थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो उसको किस तरह संतुलित किया जा सकता है? कुछ आप इसमें उसको 2 तरह से संतुलित हो सकता है। सबसे पहले तो अपनी सहनशीलता रख लो, भाई जितना सहन हो कर लो, और जब सहनशीलता नहीं हो जाए तो अपना मुंह मोड़ लो, इसके अलावा कोई चाहिए। लेकिन प्रतिकार करना गलत है जी। यदि उसने जो करा वो अपन करेंगे तो अपन गलत है। वो कर रहा है वो उसकी नियत है, मैं क्या करूँगा ये मेरी नियत है, ये भावना आना चाहिए। ये भावना आएगी ना तो इंदौर का ट्रैफिक भी सुधर जाएगा। पहले मैं मालूम है गाड़ी जा रही है तो भी आगे घुस जाए, तो वो थोड़ा सा ये
नियमों का पालन जरूरी है। नियम तो अपनी जगह है, व्यक्ति के सोच में आना चाहिए कि यार मैं जो कर रहा हूँ मैं किसी को क्षति पहुंचा रहा हूँ, मैं ऐसा काम ना करूँ, ये थोड़ा सा जरूरी है। वैसे आपके व्यक्तित्व के कई पहलू हैं जिन पर बात करने में मुझे लगता है 2-3 प्रोग्राम हो जाएंगे, लेकिन एक और प्रमुख पहलू जो आप इन दिनों लेखन के प्रति भी आकर्षित हैं और आपकी किताब भी आई हुई है मन के मोती, तो ये क्या किताब है और उसमें क्या आपने कुछ? सर जी ये किताब में मैंने छोटे छोटे आर्टिकल्स के माध्यम से, जी बड़े आर्टिकल पढ़ने का टाइम नहीं है जी, ज्ञान की भाषा में बच्चे समझने को तैयार नहीं है, उनके भाषा में बात करो। अच्छा। तो उनके दिल से अपने लिखो, दिमाग ज़्यादा न लगाओ, दिल से लिखी बात करें। छोटे छोटे आर्टिकल में लिखे, तो इसमें मैंने राजनीति पे लिखा है, ज़िंदगी के ऊपर लिखा है, और सरकार की कोई गलत नीति हो रही है उसके ऊपर भी कटाक्ष किए हैं, समाज में क्या हो रहा है उसके ऊपर भी कटाक्ष किए हुए हैं और सुझाव दिए हुए हैं। खाली कटाक्ष नहीं, सुझाव भी हैं जी। इस ढंग से। इसमें आप देखेंगे एक छोटा सा उदाहरण ये है कि जो किचन होता है ना, सब महिला और बहनों से मेरा ये कहना है, आपका किचन आपका ब्यूटी पार्लर है। अच्छा। और मेडिकल रूम है। कैसे मेडिकल रूम है कि आपके इसमें लौंग, हल्दी, चना, अजवाइन, ये सब आपके मेडिकल ट्रीटमेंट की चीज़ें हैं, ठीक है। और ब्यूटी पार्लर कैसे है कि आपने तरबूज काटा जी, पपीता काटा, ककड़ी के छिलके निकाले, आप जब वो छिलके फेंकने से पहले सिर्फ अपने चेहरे पे लगा के रख लें और अपना काम करते रहें, और जैसे ही आपका काम खत्म हो उसके बाद मुंह धो लें। आपको हाई क्लास क्रीम की ज़रूरत नहीं है, ये उससे भी बेटर ट्रीटमेंट है। तो ये तो आपका ब्यूटी पार्लर भी हो गया, मेडिकल रूम भी हो गया। ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय की कमी है और हमारा समय हो चुका है। मुझे निर्देश प्राप्त हो रहे हैं कि अब कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाए। तो दर्शकों, आज का सर इसके पहले 1-2 मिनट की बात बताना जरूरी है। बताएं। सर ज़िंदगी में हर काम खुद करो। मैं कोविड में मैंने अपने बच्चों के कपड़े सिए, छोटे बच्चों के, मैं अपनी कटिंग खुद कर रहा हूँ। आप में सब गुण हैं, सिर्फ अपने आप को पहचानो। मतलब आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज का समय हमारा यहीं समाप्त होता है। तो इस अंक में आपसे विदा लेते हैं, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।